नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन इस ऑप्शन को चुनिए बेल आइकन दबाते समय, ताकि यूट्यूब कोई खेला न कर सके और प्रारब्ध के किसी भी अपलोड की सीधी सूचना आपको मिले, हर अपलोड की सूचना आपको मिले। दर्शकों, आज हमारे साथ एक समृद्ध पैनल है, हमारे साथ हैं मंजरी जी और उसी के साथ पुष्कर अवस्थी जी। आज हम आपको लेके चलेंगे बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश में स्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं। अब बांग्लादेश के अंदर स्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, तो हम दोनों और तीनों लोग यहाँ क्यों बैठ गए हैं बात करने? क्यों? क्योंकि न सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए स्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही, हालाँकि हिंदुओं के लिए कभी भी अच्छा दौर ईस्ट पाकिस्तान नाम के उस कलंक देश में था ही नहीं, जिसे कांग्रेस ने न जाने क्यों बांग्लादेश के रूप में अलग कर दिया। लेकिन वो आज भी ईस्ट पाकिस्तान ही है और वो पाकिस्तान है। बांग्लादेश के नाम पर हमें दशकों तक उस ईस्ट पाकिस्तान की इस्लामी ज़हनी और मानसिकता को डाइल्यूट करने का प्रयास किया गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं, चाहे वो शेख हसीना का समय रहा हो, चाहे मुजिबुर रहमान के ही समय से रहा हो, ऐसे लगता था कि आहा! वो हमारे कितने यार हैं, कितने दोस्त हैं। लेकिन क्या हिंदुओं की स्थिति कभी बांग्लादेश में सुधरी? नहीं सुधरी। और अब तो यूनुस है और यूनुस के दौर का क्या कहना? आज स्थिति ये है कि सरेआम बिल्कुल पाकिस्तान, यानी ये जो बगल वाला पाकिस्तान है, उस तरह से लिंचिंग हो रही है हिंदू की। एक फैक्ट्री में हिंदू कर्मचारी जो काम करता था, उसको कथित ईश निंदा के आरोप में न सिर्फ पीट-पीट के मार डाला गया, बल्कि बुरी तरह बर्बर तरीके से उसे सरेआम जला दिया गया, फूंक दिया गया। सैकड़ों की संख्या में वो इस्लामी जिहादी मानसिकता वीडियो बना रही है। हमारे पास वीडियो भी है, हमारे पास तस्वीरें भी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यूट्यूब किस-किस तरीके से राष्ट्रवादी चैनलों को परेशान करता है, इसलिए हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखाएँगे। हाँ, आपसे अपील ज़रूर करेंगे कि ज़रा गूगल करिएगा, यूट्यूब पर, गूगल पर आपको वो तस्वीरें, वो पूरी घटना मिल जाएगी। अचानक बांग्लादेश में ये दूसरे दौर की हिंसा हिंदुओं के खिलाफ क्यों शुरुआत हुई? और सिर्फ हिंदू नहीं, भारत के खिलाफ एक नफरत की मानसिकता जो कि पहले ही जन्माई जा चुकी थी, अब उसको दूसरा लेवल दिया जा रहा है। काउंसलेट को घेरा जा रहा है, वहां हमले जैसी स्थिति है, सड़कों पर अराजकता किया जा रहा है, यानी भारत और हिंदुओं के खिलाफ एक साथ। और यहां तक की भी खबरें हैं कि पाकिस्तान आईएसआई के कुछ ऑफिसर्स, कुछ ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस समय बांग्लादेश में मौजूद हैं और ये सारा कुछ हैंडल वो कर रहे हैं। आइए बारी-बारी से मंजरी जी से शुरुआत करते हैं। मंजरी जी, ये अचानक जो कुछ भी मैंने कहा, बांग्लादेश में ये स्थितियाँ किस तरफ जाते हुए संकेत दे रही हैं? जी। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कुछ अचानक नहीं होता। आज जो आपको दिख रहा है इसकी तैयारी सालों पहले शुरू हो गई है। आप शेख हसीना को जब अगस्त 24 में निकाला गया था, आप वहां से देख लीजिए। शेख हसीना को काफी समय से इस बात के लिए प्रेस किया जा रहा था कि वो एंटी इंडिया स्टैंड ले। उन्होंने लेने से मना कर दिया। इसके कारण उनको जो है उनके ही देश से निर्वाचित प्रधानमंत्री को एक लोकतांत्रिक देश से निकाला गया। भारत को रेस्क्यू करने आना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रो इंडिया स्टैंड लिया था, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये साजिशें वहां से चल रही हैं और कुछ तो करवाना होगा ना, ऐसा कि जिससे लगा होगा शेख हसीना कोई प्रो इंडिया नहीं है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन उनको भी ये लगा होगा कि ये अगर हम कर देंगे तो भारत तो छोड़ो, बांग्लादेश में मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। एग्जिस्टेंशियल ही क्राइसिस था ना, बोथ फिजिकली एंड डेमोक्रेटिकली, कि ना तो उनकी राजनीति सुरक्षित रहती, ना वो स्वयं सुरक्षित रहती। तभी ऐसे हालात में उन्होंने भारत से मदद मांगी होगी और भारत ने उनका स्टैंड देखते हुए उनको अपने यहाँ शरण दी। बीच में आपने कितनी बार देखा, रिपैट्रिएट कराने की कोशिश की शेख हसीना को, लगातार दबाव बना, वहां के कोर्ट ने शेख हसीना को सजा दी और इसके बाद मांग बढ़ती रही कि शेख हसीना हमको दे दो, हम उसको मृत्यु दंड देंगे। ऐसा क्या जानती है शेख हसीना जिससे उनका जिंदा रहना इन लोगों के लिए घातक है, और जिंदा उसको फांसी देने के लिए ये हर तरह के प्रयास करेंगे, चाहे वो न्यायालय हो या न्यायालय के बाहर हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल जिसे कहते हैं। बोथ वे दे वांट टू एलिमिनेट दैट लेडी। क्या जानती है ऐसा? ऐसी कौन सी साजिश थी जो उसकी भूमि से रची जानी थी भारत के खिलाफ? ये साजिश जो है 2022-23 से शुरुआत हो चुकी है। आज उसकी नई नई परिणति आपको दिखाई दे रही है।
अब जो इस लड़के हादी ओस्मान की बात करें, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये एक एंटी इंडिया एलिमेंट था शुरू से। इसने शेख हसीना के खिलाफ बगावत शुरू की, उसके बाद इसने यूनूस को सपोर्ट किया। कोई तो फंड कर रहा था, ऐसे कुछ फ्री में नहीं हो जाता। उसके बाद फिर इसने क्या किया, यूनूस को भी दगा दे दी। उसके बाद ये जो है, अभी फरवरी में इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन के लिए आप सोचिए, कोई टॉपिक है इनके पास? बांग्लादेश रसातल में है, इकोनॉमी रसातल में है। इनका जो शाहजलाल एयरपोर्ट है, उसके नीचे इन्होंने जो फैक्ट्री लगा रखी थी, उसमें आग लग चुकी है। सिवाय एंटी हिंदू, एंटी इंडिया के कोई भी ऐसा थॉट, ऐसा कैंपेन नहीं है जो बांग्लादेश को बांध के रख सके और यूनुस और जो भी ये डीप स्टेट है, इसकी विक्ट्री करा सके वहां पर। ये अकेला एक ऐसा सूत्र है, और जो मुस्लिम मेंटालिटी, जिहादी मेंटालिटी के दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से जाता है। मतलब इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो उन्होंने ये करा दिया। अब इसके लिए भी तैयारी लगी है। क्या एलॉन मस्क आते हैं, उनका स्टारलिंक का बीम सैटेलाइट, आप सोचिए 8,400 टका पर मंथ दे करके बांग्लादेश जैसे कंगाल देश में कौन स्टारलिंक का सैटेलाइट लेगा? मतलब अगर किसी तरह से भारत या फिर बांग्लादेश की सरकार मजबूर हो करके इंटरनेट बंद कर दे, तो स्टारलिंक का बीम सैटेलाइट इनको वो कनेक्शन देता रहे जो उस क्रूशियल टाइम पे इनको चाहिए। ये सैटेलाइट सुविधा अभी हाल फिलहाल में भारत में भी शुरू हुई है। तो आप इसकी जड़ें देखिए। बांग्लादेश में आईएसआई के लोग मरे मरे पाए गए, इसके सीआईए के लोग मरे पाए गए। उसके बाद यहाँ पर काफी हद तक जो बांग्लादेश इस समय एक देश नहीं है, वो एंटी इंडिया ग्राउंड बना पड़ा है। और वो 2022 से चल रहा है, जो एक क्रिश्चियन स्टेट कार्व आउट होने की बात हो रही थी, ताकि वहां से ड्रग का धंधा चलता रह सके। सेंट मार्टिन आइलैंड मांगने की बात हो रही थी। म्यांमार के ऊपर भारत दबिश दे रहा है। म्यांमार में अगर मिल जाएगा भारत को, तो म्यांमार सुखी हो जाएगा। रूबी माइंस इतनी अच्छी है वहां पर, वो देश अमीर हो जाएगा, वहां पे मिनरल्स हैं, सब कुछ है। उसके बाद आप इसी समय क्यों हो रहा, आप ट्राई नेशनल हाईवे निकाल रहे हैं डालांग वियतनाम की तरफ, और उस समय थाईलैंड और कंबोडिया में लड़ाई शुरू हो गई, उसी समय ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे भारत पैसिफिक ओशन को टच करने जा रहा है, इससे जो है बहुत सारे लोग प्रताड़ित से वो प्रताड़ित हो रहे हैं। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत का ये अष्टलक्ष्मी, जिसे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, इसको जो है हस्तगत किया जाए। क्यों एकदम से लुक ईस्ट पॉलिसी मोदी ने लॉन्च की? क्यों एकदम सारा विकास ले जा करके नॉर्थ ईस्ट पे लगाया? कुछ तो इनपुट होगा मोदी जी के पास भी, कि सड़क, रेल, आप बोलो जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारा विकास एकदम बिल्कुल, जो कुछ खोलना है, आईआईटी खोलना है, एम्स खोलना, अस्पताल खोलने, सब कुछ उन्हें नॉर्थ ईस्ट में। इतने सालों से इस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को इतना नेग्लेक्टेड, इतना बदहाल रखा। हर चीज देखिए, वहीं से वहीं ऐसा यार क्या सफलता प्राप्त कर रहा है। एक ब्रह्मपुत्र नदी में अकेला रिवर, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का, मजूली आइलैंड। वो पहले हिंदू सभ्यता संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, बाद में उस पे केवल बांग्लादेशी रहते हैं। और ये चीज जो है सरकार को पता है, लेकिन उस आइलैंड का संरक्षण इसलिए नहीं हो रहा कि इलीगल्स हटाने पड़ेंगे। आप वैसे तो क्लाइमेट चेंज, फोना, फ्लोरा, इसके ऊपर बड़े भारी भारी इंटरनेशनल समिट्स करते हैं, बट व्हेन कम टू प्रैक्टिकलिटी, नथिंग हैपेंस। तो आप ये देखिए कि बांग्लादेशी लाख, ये तो बात 71-72 से शुरू हो गया था ना, मतलब 70 से शुरू हो गया था। बांग्लादेशियों को लाना, उन्हें बसाना, उनको जो है हर तरह से फैसिलिटेट करना, रेफ्यूजी टैक्स हिंदुओं से वसूलना, और इन लोगों को जो है अपनी औलाद की तरीके से पालना। नॉर्थ ईस्ट में कितनी बार इस बात का विप्लव, उल्फा का जन्म इसीलिए हुआ कि उनको जो है बांग्लादेशी वहां नहीं चाहिए थे। आज जब वहां पे आप, वहां से आप एसआईआर के तहत बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं, आप देखिए किस तरह के आक्रमण, ड्रोन अटैक हो गया इंडियन आर्मी के असम राइफल पे। तो ये आज की घटना नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आपका बहुत बड़ा, एक तो आपका शक्ति केंद्र है, कामाख्या देवी,
त्रिपुर सुंदरी देवी वो शक्ति केंद्र है। वहाँ की सभ्यता संस्कृति बड़े मेहनती और अच्छे लोग हैं, सीधे साधे हैं। हम्म, और वहाँ हम्म, की भूमि ड्रग्स वगैरह के लिए बहुत उपजाऊ है। वो रास्ता चाइना को मिल जाए तो उसको वार्म वाटर पोर्ट मिल जाएगा। और वहां पर बहुत सारे मिनरल्स इस तरीके के हैं जो अगर इन लोगों को मिल जाएंगे तो ये आजकल चिप इंडस्ट्री वगैरह जो सेमीकंडक्टर की बूम आई हुई है उसमें इन लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। ऑयल का भी वहां पर भंडार है। हम्म, डिग वहीं से निकल के आया है वर्ल्ड जो ऑयल का है। प्लस ये फर्दर कनेक्शन है साउथ ईस्ट एशिया से। और साउथ ईस्ट एशिया में आप देखिए कि आप ये ताइवान वगैरह देख लीजिए, ये सब जो है सेमीकंडक्टर के लिए बड़ी ल्यूक्रेटिव प्लेसेस हैं। कुछ तो है वहां के लोगों में ऐसी स्किल, कभी कभी एक एरिया के लोगों की एक स्पेशल स्किल होती है जो इसमें हम्म, काम आ रही है, जो यहाँ पर आकर के मलेशिया में देखिए सीसीटीवी का हब है। वर्ल्ड में जो है सीसीटीवी की चिप्स वहीं से जाती हैं, तो कुछ तो है यहाँ पर जो ठीक है। इन लोगों को चाहिए। और आजकल सेमीकंडक्टर और ये जो इस तरह की डिवाइसेस हैं जो आपका सैटेलाइट से कम्युनिकेशन से वो करती हैं, जो जैमिंग और नेटवर्किंग में काम आती हैं, ये नया गोल्ड है। क्योंकि हम्म, अगर आप किसी इंसान के दिमाग को फिरा दें तो ही इज लाइक अ ज़ॉम्बी इन योर हैंड, आप जो कहेंगे वो कराएंगे। और बांग्लादेश को इन्होंने लैंड ऑफ ज़ॉम्बी बना दिया है। एक हम्म, एंटी हम्म, इंडिया वो दो, एंटी इंडिया एंटी हिंदू दो, ये शुरू हो जाते हैं। इसी में वो जो लड़का है दीपू चंद्र दास, हम्म, उसकी मृत्यु पे कोई भी वो नहीं हुआ। आप ये बताओ कौन सा ऐसा हिंदू होगा जो बांग्लादेश में पैदा होगा, बांग्लादेश में पढ़ा होगा, उसको ये नहीं मालूम कि गलती से भी ब्लास्फेमी नहीं करनी है, मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। हम्म, क्यों बोलेगा? तो मतलब ये एलिजिड नहीं है, ये झूठा इल्जाम लगा करके आपने गुस्सा उतारा है। क्यों? आप सबको ये बता दिया गया है कि हिंद ये एंटी हिंदू था हादी उस्मान, इसलिए भारत ने उसको मरवा दिया है। प्लेन एंड सिंपल इतना ही तो कारण है। बहुत अच्छी चीज है, बांग्लादेश सरकार ने भारत के एनवॉय को बुला करके एक सवाल पूछ लिया, पूरा नैरेटिव गढ़ गया है। अब आपका इलेक्शन सिक्योर हो गया, अब आप जो कुछ करिए एंटी इंडिया सब जायज है। ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक है। अपने जो गौरी लंकेश का केस याद है, उसको मरवा करके मोदी पे इल्जाम लगाया गया था। ये हम्म, सेम वही ट्रिक रिपीट की है जी। ठीक है। लेकिन भारत क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल भी पूछना बनता है। दर्शकों, मैं पूछूंगा एक बार मंजरी जी से दोबारा कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट इस तरह से अनसिक्योर है। माजुली में आज भी 11 साल में केंद्र में हमारी सरकार है, 12वां साल होने जा रहा है, फिर भी माजुली अगर अनटच्ड है तो आखिर क्यों है? हेमंता बिश्व शर्मा इतने अग्रेसिव मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उसके बाद भी ये स्थिति क्यों है? और बांग्लादेश जैसे एक पिद्दी देश की हिम्मत आज इतनी कि वो नॉर्थ ईस्ट लेने की बात कर रहा है। और ये संभवतः इतिहास में पहली बार है कि बांग्लादेश की अपनी जन्म के बाद ये स्थिति है। तो फिर 2014 के बाद जब हम कह रहे हैं कि नए भारत का उदय हो रहा है और हम इतने मजबूत हैं, तो उसी समय इस तरह की औकात कैसे पैदा हो जाती है बांग्लादेश की? ये भी हम अपने अतिथियों से बात करेंगे। पुष्कर दा, ये बात तो सच है कि हमें चूरन खिलाया गया कि शेख मुजीबुर रहमान भारत के बड़े अच्छे मित्र थे और भारत भारत उनकी बेटी भी। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि हिंदू कभी भी सुरक्षित नहीं रहा उस इस पाकिस्तान के इस्लामी मानसिकता के बीच। और आज अगर यूनुस है तो वो थोड़ा सा और बेशाख्ता होके वो चीजें होके सामने आ रही है। बांग्लादेश की अचानक ये औकात बढ़ जाना भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, तो खैर उनकी औकात शुरू से रही है। ये उछाल कैसे आया है बांग्लादेश के इस्लामी ज़हनियत के शेयर मार्केट और भारत हेट्रेड? देखिए, जो हम लोग आज देख रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद जो है, हिंदुओं के विरुद्ध जो है, उछाल मार रहा है, ये हम लोगों की अपने जो हमारी पूर्व सरकारें थीं, जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 में बँटवारे के बाद कभी इसको स्वीकार ही नहीं किया गया कि जो सबसे बड़ा उस ज़माने से प्री पार्टीशन जो ज़हालत और जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट बंगाल में था, उतना जो है आपका वेस्टर्न फ्रंट में नहीं था। जितनी हत्याएँ, जितनी मार-काट जो है 47 हम जो है बात करते हैं 15 अगस्त में बँटवारे के बाद हिंदू-मुसलमान में जो हमारे पश्चिमी हिस्से में हुआ। हम जो है कभी हमारे इतिहास में इस पे बात ही नहीं हुई कि बंगाल में क्या हुआ। हम लोग डायरेक्ट एक्शन पे भी हम लोग अब बात कर रहे हैं पिछले 10 साल से, जो 46 में हुआ। उससे पहले जो है
बंगाल के तुरंत होने के बाद जितने हिंदू काटे गए बंगाल में, उसके बारे में कभी किसी लेख में हम हमेशा बात ये करते रहे पाकिस्तान में हिंदू कम हो गया। बांग्लादेश का हिंदू में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसमें कोई बात नहीं की। फिर हमने 1971 में एक हम पे स्वर्णिम अवसर आया था और हमने जो है उसको प्रधानमंत्री बनाया, उसको सहयोग किया, जो कि मुजीबुर रहमान सोहरावर्दी के बाद जो है नंबर 2 पोजीशन में सबसे ज़्यादा हिंदुओं के खून से जिसके हाथ रंगे हुए। लेकिन चलिए जियोपॉलिटिक्स की रियलिटी होती है उसको बना, लेकिन आपने उसके एवज में कुछ लिया नहीं। फिर क्या हुआ 4 साल बाद ही जो है उसकी आर्मी ने ही उसको उड़ा दिया। पाकिस्तान की सेना में हमेशा से प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट हमेशा से रहा है, लेकिन हम लोगों ने उस पे आँख बंद कर रखी थी। हम अवामी लीग में जो हम सपोर्ट करते रहे, इसलिए करते रहे कि अवामी लीग अपने सर्वाइवल के लिए जो रेडिकल एलिमेंट थे, उसपे वो कह सकते हैं कि लगाम कस के रखती थी, क्योंकि उन्होंने उनके हसीना बेगम के जो है पिताजी को हत्या की थी। सिंपल थिंग इज दैट। आज क्या हो रहा है? आज ये है कि जब जियोपॉलिटिक्स में एक टर्निंग ली है और हमने जो है अपना 2000 का जो स्वर्णिम एक हमारा युग था, 2004 से 14 तक का एक दशक जो था, जिसमें हम जो है स्टैटिक भी नहीं रहे, हम नेगेटिव में चले गए। अपनी तैयारी को लेके, अपनी सेना की सुरक्षा को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके। उस पीरियड में क्या हुआ कि हम जो है हमने बहुत, जैसा आपने कहा कि हम कहते हैं बड़े ताकतवर हो गए हैं और सरकार बड़ी राष्ट्रवादी है, क्यों नहीं हो रहा है? हमको 1 दशक मिला है जिसमें हम जो है लड़खड़ाते हुए, गिरते से उठ के अब हम सीधे खड़े हुए। हम अभी तक जो है सारा जो है हमारा हम आज तक जो है अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं थे। हम चाइना, पाकिस्तान के लिए थ्रेट हो सकते थे। अमेरिका ने हमको थ्रेट अपना जो है नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से पिछले 11 साल में तरक्की की और वो चारों तरफ, केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं होती। जियोपॉलिटिक्स में आप यदि ग्लोबल साउथ का जो है एक नैरेटिव बना लेते हैं, जहाँ पर 120 देश आपकी बात सुनते हो, जहाँ पर आप खुलेआम जो है यूनाइटेड नेशन में चुनौती देते हो, जहाँ पर एक स्वयंभू जो कि सत्य भी है, पिछले सा चा कम से कम पिछले 4 दशक से तो जो है एक छत्र राज अमेरिका का रहा है। जब वो डिक्लाइनिंग अपने स्थिति में आ गया, वहाँ पर आप उसको घूर तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप उसके दबाव में आने को अस्वीकार कर रहे हैं। वो जो है जहाँ पर भारत का राजनेता, भारत का राजनीतिक दल, भारत के राजनीतिज्ञ हमेशा विदेशी शक्तियों के आगे भारत के हित की तिलांजलि देते रहे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 2008 का है, जब कांग्रेस ने जो है सीसीपी चाइना से जो है एक ऐसा एमओयू किया, जो कि आज तक जो है सार्वजनिक करने की हिम्मत कांग्रेस की नहीं हुई। तो हमने जो है हमने ये भी देखा है कि हमने किस तरह परमाणु बम का विस्फोट जो है अमेरिकी दबाव में हमने छोड़ा है। हमने ये भी देखा है कि हमने 65 और 71 की वॉर में हमने जीती हुई भूमि हमने वापस की है। चाहे ताशकंद समझौता हो, चाहे शिमला समझौता हो। हमने ये भी देखा है कि 93,000 भूखे जो सरेंडर किया था, उनको 2 साल खिलाने के बाद हमने बिना किसी कंपनसेशन के हमने पाकिस्तान को वापस किया। हमने ये भी देखा है कि 53 जो युद्धबंदी भारत के थे, हमने पाकिस्तान से नहीं मांगे। तो जब इस मानसिकता का राष्ट्र होता है, तो आज की स्थिति में मैं समझता हूँ बहुत ईमानदार कोशिश नहीं होगी कि आज की सरकार को कटघरे में खड़ गए। हाँ, चुनौतियाँ बड़ी हैं। आज क्यों हुआ? इसको इससे समझ लीजिए कि जब जो है 2024 में सत्ता पलटी गई, डीप स्टेट द्वारा, जो अमेरिका द्वारा, जो भी समझ लीजिए, उनके हित थे। उनके हित क्या थे? चीन को काउंटर करना था। जो रेयर अर्थ की हम लोग आज बात कर रहे हैं, वो उस वक्त ऑलरेडी ऑन द कार्ड थी। रोहिंग्या का पूरा ट्रेल बन रहा था। म्यांमार में जो जहां से कि सबको मालूम है चीन जो है माइनिंग करता है, चाइना में उतनी कम हो, चाइना में उसका जो है उस माइनिंग की जो है वो होती है, निकाला जाता है। लेकिन जो असली माइंस जो है वो म्यांमार के नॉर्थ पोर्शन पे है। वहां पे अरकान भी है, अरकान आर्मी भी। तो अमेरिका की कोशिश सेंट मार्टिन लेने की थी सिर्फ इसीलिए, ताकि, क्योंकि एक चीज और समझ लीजिए, ये एक सिंस कोल्ड वॉर एक समझौता था बिटवीन सोवियत रशिया और अमेरिका कि बे ऑफ बंगाल में दोनों ही नहीं जाएंगे। यदि एक जाएगा तो दूसरा आएगा। जब सोवियत रशिया, इसीलिए जो है बे ऑफ बंगाल, आप देखिए कि कभी भी जो है अमेरिका के यान वो अम, समुद्री युद्धक पोत जो है कभी नहीं घूमे। लेकिन अब जो है
क्योंकि बांग्लादेश उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था उस हिसाब से, आज इंपॉर्टेंट हो गया। उन्होंने पहले सेंट मार्टिन ले लेनी चाहिए, जो कि ज्योग्राफिकल देखा जाए एक अच्छी जगह पर, लेकिन बहुत छोटी जगह। लेकिन ये भी समझ में आता है कि जब आप जो है रोहिंग्या के लिए आप जो है कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, अंडरग्राउंड कॉरिडोर बात करते हैं, सीआईए वहां पहुंचता है, सीआईए पहुंचने के साथ साथ जब फिर कहानी बदलती है, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है, जब पाकिस्तान गोद में, अमेरिका खुद उचक के जो है पाकिस्तान को खुद अपनी गोद में बैठाता है, पाकिस्तान नहीं बैठा था, अमेरिका ने गोद में बैठाया। तो उसके बाद जो है आप देखेंगे कि एकदम से जो है, जो सुप्ता अवस्था में आईएसआई या पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट वहां पर थे, वो सामने आ गए। अब जब पाकिस्तान फिर चुका है, जिसकी के एयर डिफेंस अभी चरमराई हुई, ऐसी स्थिति में कन्वेंशनल वॉर करने की पाकिस्तान बोल सकता है कि मैं जीता, कर नहीं सकता है। उसको यदि कोई बाहर से सहायता मिल भी जाए, तो युद्ध वो जहाज या कुछ मिसाइल मिल भी जाए, तो उसके लिए उसको जो है अपनी मैन स्किल पावर डेवलप करने के लिए मिनिमम 9 मंथ्स टू 1 ईयर लगता है। तो ऐसी स्थिति में बेस्ट उसके लिए क्या ऑप्शन है कि यदि जो है भारत के वेस्ट ईस्ट पोर्शन में यदि जो है हुआ है, और जहां पर जिस तरीके से आपके मुनीर या पाकिस्तान बैठा है अमेरिका गोदी में, उसी तरीके से यूनुस वहां पर इंस्टॉल किया गया, वो उसकी हैसियत एज ए एडवाइजर है। He doesn't have any constitutional power in that, but he is exercising it. वो अपने हित के लिए वहां उनको चीन को भगाना था। आज की तारीख में जो आप हिंदू का देख रहे हैं, वो इसलिए है कि अब जो है वो चाहते हैं कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन वॉर में जो है 2022 से लेकर 25 तक अभी तक फंसा हुआ है, तो भारत की यदि ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत के प्रभाव यदि किसी को रोकना है, तो उसका दो ही तरीका है। एक तो भारत में इंटरनल इतना एनार्की हो जाए, उसके लिए वो बराबर प्रयास करते रहे हैं, और उसके लिए जो उन्होंने चयन अपना हीरो किया था राहुल गांधी, वो तमाम प्रयास राहुल करने गांधी। पर अभी तक सफल नहीं हुआ। जब इनका ये प्लान फेल हो गया, तो अब उन्होंने इंस्टिगेट एकदम से किया है कि जितने रेडिकल एलिमेंट है आपके बांग्लादेश के, उनको उनकी पीठ पे हाथ रखा है। कारण क्या है? वो चाहते हैं जो आपके हाई कमीशन पे जो आक्रमण हो रहा है, आपके जितने जो हिंदुओं पे हो रहा है, या जो उनके सेकुलर प्रतीक हैं उन पे हो रहा है। कल देखिए 2 अखबार जो है जला दिए उन्होंने, जिसके बारे में कहा है तो प्रो इंडिया, लेकिन प्रो इंडिया नहीं थे, बेसिकली दे वर सेकुलर। इनफैक्ट जो है एक अंग्रेजी का जो अखबार था डेली स्टार शायद, वो तो प्रो यूनुस है, उसको जला दिया। बिल्कुल, तो उसको भी जलाया। यूनुस इज राइडिंग ए टाइगर, उसने इनको यूज किया सत्ता में आने के लिए। और अब जब फरवरी में चुनाव सामने है, जिसमें यूनुस को लगता है कि वो जो है दोबारा जीत नहीं सकता है, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ एक ही तरीका है कि यदि जो है एनार्की हो जाए बांग्लादेश में, और सेना जो कि अभी तक रेजिस्ट कर रही है, सेना जो है क्योंकि वहां 2 फाड़ है, इसलिए बांग्लादेश की सेना जो है अभी तक रेजिस्ट कर रही है फ्रंट फुट पे आने के लिए। रेडिकल एलिमेंट को इन लोगों को आगे बढ़ाया है ताकि वो करे एनार्की हो। और जब आप किसी राष्ट्र के राजदूत एम्बेसी या हाई कमीशन पे आक्रमण करते हैं, घुसते हैं, या उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ होता है कि वर्चुअली आप उस देश को ही, आप उसकी सार्वभौमिकता को चुनौती दे रहे हैं। ये करना उसके चाहते खिलाफ हैं, युद्ध माना वो जाता चाहते है। हैं कि इंडिया जो है इस पे रिटेलिएट करे, इंडिया जो है यस। इसके अंदर घुसे। और कहना बड़ा आसान होता है, ये बात सही है, हम 6 घंटे में 10 घंटे में कुछ कर लेंगे, लेकिन हम उसमें क्या हम वहां पर उसको रिटेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, जब आपका उद्देश्य आपके एनिमी का, इससे नहीं फर्क पड़ता कि बांग्लादेश में 1 लाख आदमी मारे जाते हैं कि 2 लाख वो मारे आपको जाए, फंसा इससे भी फर्क नहीं इंगेज पड़ता है रखना कि चाहता है। बांग्लादेश के टुकड़े आगे क्या होंगे क्या नहीं हुए। उसको इससे फर्क पड़ता है कि भारत की सेना अपनी ईस्ट इंगेज बॉर्डर रहे, में जो है वो घुस के जो है इंगेज रहे। फंस के रह जाए। ये सिर्फ यस। इसीलिए हो रहा है इसके अंदर। अब ये जो है मैं स्वयं आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी में बैठना महसूस करूं कैसा बैठ के होगा, तो बड़ा ही ये एक धर्म संकट का समय है, क्योंकि बिल्कुल। इमोशन भारत के, यहाँ की जनता के जो हो रहा है उसके विरुद्ध है, लेकिन दिमाग ये भी कहता है कि एक बार आप घुस गए तो यदि आपके पास जो है ऑपरेशन सिंदूर टाइप के ऑप्शन आपके पास नहीं कि 72 घंटे में आपने युद्ध खत्म कर दिया। यदि आपके पास ये है कि बांग्लादेश में ये करके हम निकल सकते हैं, तब तो वहां पर अभी, लेकिन एक चीज तो साफ है मंजरी और अवनीश, कि वी आर हेडिंग फॉर ए वेरी बैड टाइम।
और समथिंग इज यस गोइंग टू हैपन वेरी वेरी बैड। तो उसका जो है इसका रीजन ये है, बांग्लादेश का बॉर्डर हमारा बंगाल है। बंगाल में या ये स्वयं भारत में भी जो है, बांग्लादेश का जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने की और उनकी, वो एक है। और ये भी देखा है कई सालों से कि जब भी भारत में अराजकता के लिए स्ट्रीट पावर की जरूरत होती है, तो ये रोहिंग्या और यही अवैध बांग्लादेशी फ्रंट यही सोल्जर निकलते हैं के रूप सड़क में पे, काम बिल्कुल आते सही, हैं। तो भारत को ये बिल्कुल भी देखना है कि बंगाल भी क्या, जैसे मैं कहता हूँ कि बंगाल का जो फैसला है, ये बंगाल का जो हल है, वो बांग्लादेश से होके ही निकलता है। अब ये देखना है कि फरवरी तक के चुनाव तक का भारत इंतजार करता है ताकि हम मौका ना दें कि वहां चुनाव ना हो, या भारत सोचता है कि चुनाव हो या ना हो, हमको अपना ही चुनाव करना है, वो कर ले। तो मैं समझता हूँ कि ठीक। हम लोग एक ऐसे धुंध में आ चुके हैं अंदर कि आइडिया तो है कि रास्ता क्या है, लेकिन स्पष्टता अभी तो नहीं दिख रही और अच्छा समय तो बिल्कुल नहीं नहीं है। दिख जी। बिल्कुल, अच्छा समय बिल्कुल नहीं है। और जब वर्तमान में चुनाव हो रहा है और चुनाव के ठीक पहले इस तरह का माहौल बांग्लादेश में बन रहा है, तो हम सबको याद रखना चाहिए कि क्या हुआ था जब भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान, वो भी एक चुनाव ही था और उसके महज 1 साल के अंदर वो सारा का सारा कांड हो गया। तो एक दूसरा बहुत कुछ ही दशकों के अंतराल पे एक बार फिर हम उसी जैसी सिचुएशन में सामने आके आ रहे हैं। हालाँकि थोड़ी-सी अलग सिचुएशन है, लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है। हमने सीएए बना लिया और फिर उसको हमने इस तरीके से देखा कि अब दुनिया में कहीं भी कोई हिंदू प्रताड़ित होगा, तो उसका नेचुरल डिफ़ॉल्ट घर भारत है और वो भारत में सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन साहब, 1 करोड़ 31 लाख की आबादी 2022 की जनसंख्या के हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं की है। हालाँकि उसमें ये भी कहा जाता है कि थोड़ी उसमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, 7.8 से लेके 8% कहा जाता है। अब कितना सच है, कितना गलत है, ये हमारे यहाँ की जनसंख्या का फिगर तो क्लियर है नहीं, हम वहाँ कहाँ ठेका उठाएँ। ये अपने आप को 8-10 करोड़ वाले 30 करोड़ कहते हैं, हम लोग अपने भी मान भी लेते हैं, ये 30 करोड़ हैं, क्योंकि इनको अपनी संख्या बढ़ा-चढ़ा के दिखानी होती है। तो ये भी खैर हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है। सवाल ये होता है कि 131 करोड़ हिंदुओं का क्या होगा? भारत के खिलाफ जो भी माहौल है, उसको भारतीय सेना निपट लेगी, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें हम कायदे से अगली दूसरी बार भी सिखा देंगे। तो भारतीय सेना, हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर तो हमें भरोसा है कि बांग्लादेश की कुछ औकात नहीं है, चलिए मान लिया। लेकिन साहब 131 करोड़ हिंदुओं की कोई औकात नहीं है। हम सीए बना के अपना गाल बजा रहे हैं, आखिर उसका कोई फायदा? करोड़-करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या आपने हमारे घर में घुसा रखे हैं और 1.31 करोड़ हिंदुओं का क्या होगा सर? वो तो ऐसे ही काटे जाएँगे, जलाए जाते रहें। मंजरी जी, पुष्कर जी, आप दोनों की अंतिम टिप्पणी कम से कम इस पर मैं ज़रूर चाहूँगा। मंजरी जी, आप शुरू करें, फिर पुष्कर दा कंक्लूड करेंगे। देखिए, वहाँ जो रह रहे बांग्लादेश में हिंदू हैं, उनको स्व प्रयास करके धीरे से निकलना होगा। पर जाल इस तरीके का है कि वो अपनी मर्जी से निकल नहीं सकते। पाकिस्तान से भी जो हिंदू भारत आते हैं, वो अक्सर जो है अस्थि विसर्जन और इसके बहाने आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडियन काउंसलेट जा करके भारत आने की पूरी प्रक्रिया को कर सकें। यही हाल बांग्लादेश के में बैठे हिंदुओं का है। लेकिन आप गजब की बात ये देखिए कि यूएस काउंसलेट पहले वहां नहीं था। बांग्लादेशियों को भारत आकर के यूएस वीजा के लिए अप्लाई करना होता था। तो मुसलमान आ सकता था, हिंदू तब भी नहीं आ सकता था। तो मैं वो वही तो पूछ रहा हूँ, इतने सारे घुसपैठिया घुस आते हैं वहाँ, हिंदू को बड़ी छुप-छुपा के आना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, इलीगली अगर आप आना चाहें तो आ जाए, बाद में आपको लीगलाइज यहाँ पे किया जा सकता है। वो पूरा सिस्टम बनाया इसीलिए गया है। बांग्लादेश की पावर क्या है? अगर अगेंस्ट इंडिया पावर किया कहा जाए, तो ये हिंदू ही तो है उनकी पावर, कि ये वहां फंसे हुए हैं। वरना किसने रोका है? चढ़ बैठेगी भारतीय सेना और कितने दिन निपटेगा? आप चिकन नेक की बात करते हैं, पूरा बांग्लादेश हमारे लिए चिकन नेक से पूरा है। वो तो पूरा 97% भारत में एम्बेडेड है। हम जिस तरफ से मारे उस तरफ से देखिए। आपने जब रिपैट्रिएशन करना शुरू किया, सब चीजें टाइमली भी देखिए। आपने रिपैट्रिएशन शुरू किया है इलीगल बांग्लादेशी का, उस देश पे जो ऑलरेडी कंगाल है, बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। जी। खाने के लिए वहां मारा मारी होगी, तो फर्स्ट थिंग क्या है? हिंदुओं को कुर्बान कर दो, एक पेट कम हुआ खाने, वन माउथ लेस नहीं टू तो फीट। पुष्कर यही दा, तो उनका। हाँ, बिल्कुल समझ में आती है ये बात, लेकिन पुष्कर दा ये बताइए, लगभग 3 लाख के आस-पास
1971 में ही प्रताड़ित हिंदू जो बांग्लादेश से पलायन करके आए, मतुआ समुदाय जो वेस्ट बंगाल में रहता है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हाँ भाई नागरिकता दे दो, और बाकायदे मतदाता भी बना दिया। तो 1,31,00,000 कुछ लोगों को बड़ी संख्या भारी लगेगी। मुझे अरविंद केजरीवाल नाम के उस पाखंडी व्यक्ति की बात आती है कि आप लाके इतने लोगों को रखेंगे कहाँ? करोड़ों करोड़ों यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यास भरे हुए हैं, और 1,31,00,000 हिंदू जैसे मतुआ आ गए वैसे क्यों नहीं आ जाते वो? देख देखिए ऐसा है कि यहाँ भारत में जो अवैध घुसपैठिए आए हैं, वो यदि आप ये समझते हैं कि वो अपने आप चले आए हैं, तो ये हमारा जो है बिल्कुल अपने आप से झूठ बोलना है। सत्य ये है कि एक पूरे राजनीतिक विल पावर थी, उसकी एक बैकिंग थी, एक अंडरग्राउंड नेटवर्क था, जिसने उसको जो है एक जो है सिस्टम के तहत एक सिस्टम इवॉल्व था, वो अवैधानिक था, वो अलग बात है। वो ही आ सकता था, उसको हिंदू ठीक। नहीं लाना था, उस सिस्टम दादा को, एक इसलिए सेकंड, आया। दादा एक सेकंड। उस समय अगर इन घुसपैठियों को लाने के लिए यहाँ पर अनुकूल सरकार थी और राजनीति थी, तो आज हिंदुओं के लाने के लिए अनुकूल सरकार और वो इकोसिस्टम क्यों नहीं है और क्यों नहीं हो एक सकता? मिनट, देखिए, आप जो है आप पहली चीज़ ये है कि आप जो है पहले जो है जहाँ से जो सिस्टम है उसको रोकने में यदि सफल है तब दूसरा नेटवर्क बना सकते हैं। आप वो नहीं कर सकते। हुँ। दूसरी बात ये है कि आपने जो 1,30,00,000 फँसे हुए हैं बांग्लादेश में, उन हिंदुओं के लिए इंसेंटिव क्या था? जो आपके यहाँ आए, उसको जो है इतने दशक लग गए, इतने दशक लग गए, 5-7 दशक से ऊपर हो गया, उनको आपने अब जाकर जो है नागरिकता प्रदान की। तो इंसेंटिव यस, क्या था? मथुआ को। वहाँ पे जो था, सही बात। नंबर 1 2 तो आज नंबर जी पिछले वहाँ पर 11 साल दूसरी में बात तो हो ये है, सकता है। पिछले 11 साल में हैं? सीएए बनने के बाद तो हो सकता 11 है सर। 11 साल में आप 11 साल के अंदर भारत ऐसे विशाल देश में सिर्फ एक समस्या यही होती, तो निश्चित रूप से हो गया होता। आपका जो है ये तो एक्सटेंशन। आप दूसरी बात एक और बता दूँ आपको, गंभीरतापूर्वक, इस बार जो कुछ भी होना है, जिस तरीके से 65-71 या इससे पहले जो कुछ भी हुआ है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इस बार जो कुछ होगा, चाहे वेस्ट फ्रंट पे, चाहे ईस्ट फ्रंट पे, इस बार जो है भूमि का आदान-प्रदान होना है इसके अंदर। इसमें कब्जा करने वाली बात है। इसलिए आपको वो लग रही कमांडर है कह कि चुके युद्ध हैं। होकर निपट यस। जाना, क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप उसके भू-भाग पर कब्जा करके जो हिंदू की हिस्सेदारी है बांग्लादेश में, वो ले लें। हमको अपने में नहीं मिलाना उन हिंदुओं को। बफर स्टेट वो यस। बने। ये राजशाही और वो तीनों जिलों की जो बात आ रही है, ये आज नहीं साल भर के अंदर ऐसे ही होना है कि बांग्लादेश में कर्म ही अपने आप कर लिए हैं। तो उनके हुँ। यहाँ जो है क्या कहते हैं एग्जिस्टेंशियल की सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस रह ही नहीं गया। जब वहां पर ये दिमाग में बात हो कि सिरोजउद्दौला ये 1757 में प्लासी में युद्ध हारा था, तो हमको 1757 की दुनिया में जाना है, अखंड बांग्लादेश में रहना है, जब बांग्लादेश की कोई बात नहीं थी। समझ जहां में पर आती है ये बात। आपकी साइकोलॉजी हो कि 13वीं शताब्दी में लोधी सल्तनत आई थी हमको, तो जब हुँ। ख्वाबों की दुनिया में रह के आप जो है इस तरह की बात करेंगे, जहां पर एक चीज और देखिए, पिछले 1 महीने से जो जितने वहां के जो 7 सिस्टर की बात आई है, उसके लिए जो वहां के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, राजनीतिक नहीं, उनके वीडियो चल रहे हैं। वो एक क्या खूब चल बहुत रहा है। 7 सिस्टर है, जैसे कि कोई गोलगप्पा हो। मतलब ये कहते हैं कि जब आप इल्यूजन में हैं आप, तो उस इल्यूजन का कोई तरीका नहीं, क्योंकि जो पागल कुत्ते हो क्या कर सकते हो? पागल कुत्ता जब तक मारा नहीं जाता तब तक वो एकदम ठीक, काटता ही रहता है एकदम ठीक। लोगों को। दादा बस दादा बांग्लादेश का क्या होगा इस पे हम लोगों ने खूब बात की। मेरा अब इस वीडियो की समाप्ति पे 1,31,00,000 हिंदू जो बांग्लादेश में हैं, उनकी चिंता थी। आपने और मंजरी जी दोनों ने आपने एकदम बड़ा प्रैक्टिकल बात कही, क्योंकि हमको याद है और दर्शकों याद करिए जरा, पश्चिमी कमांड के हमारे कमांडर उन्होंने कहा कि जब जब इनकी जमीन नहीं अलग की जाती है तब तक ये सुधरते नहीं है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था, और बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तानी है साहब। तो हमारे लिए जो पश्चिमी कमांड के कमांडर ने कहा वही बात बांग्लादेश पे भी लागू होती है। ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। और 1,31,00,000 अगर कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन हिंदुओं की चिंता भारत को बाय डिफॉल्ट, आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि भारत नेचुरली हिंदू पूरे विश्व के पूरे गोले के पूरी पृथ्वी के हिंदुओं का नेचुरल घर है, उसको करके भी दिखाना होगा। भले उनको उनके यहाँ एक घर दिया जाए। और वहां पुष्कर जी आपकी बात समझ में आती है। जी मंजरी जी, आपका अंतिम कमेंट तो फिर आज की इस चर्चा को, क्योंकि दर्शकों ये 1 घंटे 1.5 घंटे की हम चर्चा करें तब भी इस विषय को
पूरी तरीके से हैंडल करने में कम से कम 2-3 एपिसोड लगेगा। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे 2 और समृद्ध पैनलों के पास बहुत कुछ है बताने के लिए। ये आप भाग 1 समझें, हम बांग्लादेश और बांग्लादेशी हिंदुओं पर भाग 2 इसी पैनल के साथ करेंगे। जी मंजरी जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। जैसा कि दादा ने बताया, अरविंद केजरीवाल जितनी भी इलीगल मुस्लिम कॉलोनी थी सबको बिजली पानी यहाँ तक कि हाँ, एसी भी हाँ। दे दी। तो अब हिंदुओं है को ना कुछ 11 नहीं साल, मिला। मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे मंजरी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब 11 साल है ना, हम कब बनाएंगे अपना इकोसिस्टम? अब बन रहा है धीरे धीरे हम ये। सोच तो रहे हैं कि इंदिरा ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, सोनिया करती गई। सीएए फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप था यस, एसआईआर। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने निकाला। अब जो हम वैक्यूम फिल करेंगे ना, वो गए हम और हिंदुओं को ले आएंगे। मैं समझ लेकिन गया। अभी मैं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना कि आप प्लेन भेज करके हिंदुओं को बुला लें। और हाँ, जरूरत बिल्कुल। पड़ेगी, अभी मोदी जी ने ओमान में भी यही कहा है कि हम अपने लोगों को इस तरह से रिपैट्रिएट करते हैं। और बांग्लादेश में ये घटना इस समय चल रही है। अगर आप लिंक करें तो उन्होंने हिंट दे दिए कि जरूरत पड़ेगी तो हम जहाज भेज के हिंदू बुला लेंगे वहां से। और जी, मैं मैं एक निवेदन करूं आप दोनों से प्लीज। भी और दर्शकों से भी। हमने पूरी समस्या बात की, बांग्लादेश में फंसे हुए हमारे हिंदुओं के ऊपर भी आए। अब मुझे लगता है कि इसके भाग 2 में हम इस समाधान पर डिटेल बात करें, क्योंकि इसको मैं नहीं चाहता कि बहुत जल्दी-जल्दी में निपटा दिया जाए कि क्या समाधान होंगे। उसमें हम ये तहकीकात करेंगे जिस पर दादा ने और मंजरी जी आप दोनों ने ध्यान दिलाया। यूनिक एंगल है और हार्डकोर ट्रुथ है कि किस तरीके से 47 के बाद इस देश में ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने हमारी डेमोग्राफी बिगाड़ने और हिंदुओं को जहां भी हो, चाहे वो उस पाकिस्तान में चाहे इस पाकिस्तान में, वहां उनके मरने के हाल में छोड़ दिया गया। पहले हम इसकी डिटेल तहकीकात करेंगे, सब कुछ याद दिलाएंगे और फिर समाधान की बात करेंगे। मंजरी जी, जहां आप ले जा रही हैं और जहां पुष्करदा आप ले जा रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं कि 1,31,00,000 को यहीं ले आओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको डिटेल में इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल 3 बजे, जैसे आज ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, दर्शकों आप देख रहे हैं, कल 3 बजे इसका दूसरा भाग आएगा, आप ही दोनों समृद्ध हमारे पैनलिस्ट के साथ। दर्शकों, आज की ये चर्चा पार्ट 1 की हम यहीं समाप्त करते हैं, जिसमें समस्या खूब हमने आपके सामने बताई। कल समाधान पर भी लंबी बात होगी। आपने समय दिया और इतना गहन आप लोगों ने इसमें पॉइंट छोड़े हैं ना कि इसको कंक्लूड करना एक एपिसोड में संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातें आप लोगों के द्वारा अगले एपिसोड में कही जाएंगी। आप दोनों ने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सेकंड एपिसोड जरूर देखिएगा। ये राम राम जी। बातचीत अनकंप्लीट है। तो पहले एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।